हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले दो छोटे से टॉपिक हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, आपने एटॉमिक मासेस पढ़े हैं कि एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट्स के मास लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 1 U। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, तो वो क्या है? 1 U, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन का मास लेता हूँ, मतलब कि एक एटम का मास, वो होता है 16 U, ठीक है। यूनिट क्या होती है? एक एटम के मास की U होती है, यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं, या फिर एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसी तरह अगर मैं कार्बन का मास लेता हूँ, वो होगा 12 U, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास। इसी तरह अगर मैं सोडियम का मास लेता हूँ, ठीक है, उसका क्या होता है? 23U। ये आपके हैं एटॉमिक मासेस, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं यहाँ U की जगह, ठीक है, ग्राम कर दूँ, 1 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम, 12 ग्राम, 23 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में मासेस आ गए, ठीक है। तो जब हम इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं, किसकी? एटॉमिक मास की, किसमें? ग्राम में, तो जो ये मासेस आपके बन जाते हैं, तो ये नंबर सेम रहेगा, जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। 1, 16, कार्बन का 12 और सोडियम का 23, और हमने क्या लगा दिए? पीछे ग्राम लगा दिए। तो जो ये मासेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मासेस। ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या है? 1 ग्राम है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16 ग्राम है। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम है। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 23 ग्राम है। तो जब हम एलिमेंट्स जो आपके हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक मासेस की यूनिट चेंज करके क्या कर दी? ग्राम कर दी। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जो ये मासेस आपके आए हैं इनको हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 U और 1 ग्राम इक्वल है। 1 U का मतलब है एक एटम का मास, मतलब कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास। हाइड्रोजन का अगर मास मैंने 1 U लिखा है तो इसका मतलब एक एटम का मास, और 1 ग्राम लिखा है तो 1 ग्राम का मतलब होता है कि उसमें लाखों करोड़ों एटम मिलकर जो मास बना रहे हैं वो 1 ग्राम है, ठीक है। कितने एटम हाइड्रोजन के मिलकर 1 ग्राम मास बनाएंगे? कितने एटम ऑक्सीजन के मिलकर 16 ग्राम बनाएंगे? ठीक है, कितने होते हैं वो एटम? वो एटम की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है क्वांटिटी किसकी? एटम्स की। इतने एटम्स होते हैं किसमें? 1 ग्राम हाइड्रोजन के मास में, ठीक है। इसी तरह 16 ग्राम ऑक्सीजन के मास में कितने एटम होंगे? सेम इतने ही एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? इतने ही होंगे, मतलब कि कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे? इतने ही होंगे, ठीक है। तो ये एटम्स जो होते हैं हर ग्राम एटॉमिक मास में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ही है, बस उस एटॉमिक मास को हमने किस में एक्सप्रेस करा है? ग्राम्स में करा है, ठीक है। वो क्वांटिटी हमने क्या कर दी? ग्राम्स में कर दी, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? ग्राम्स में। पर मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन का 1 U और 1 G एक ही है, सेम बात है। सेम बात नहीं है। 1 U मतलब एक एटम का मास, और 1 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास हाइड्रोजन के। सिमिलरली ऑक्सीजन के 16 U का क्या मतलब है? ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो कि 16 U है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करें तो उनका जो मास होगा वो होगा 16 ग्राम। मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो इन एटम्स के इक्वल होता है, मतलब कि इन एटम का जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है हर एलिमेंट के, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड कंटेन्स कितने कितने एटम्स होते हैं उस ग्राम एटॉमिक मास में? एवोगैड्रो नंबर जितने एटम होते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है? यही जो नंबर मैंने आपको बताया ना, ये वाला नंबर,
यही आपका क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास होता है जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, और उस मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम मोलिकुलर मास। इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, एटम के मास की बात कर रहे थे। ठीक है, कि अगर हम एटम के मास को ग्राम्स में ले लेते हैं, ठीक है, पहले यू में था, अगर हम इसको जी में ग्राम्स में ले लेते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। इसी तरह इसमें ग्राम मोलिकुलर मास में क्या है कि जो हम मोलिकुलर मास हम लेते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो क्या होता है, यू में लेते हैं हम। आपने मॉलिक्यूल सुना है ना, जैसे कि H2O है, वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को अगर मैं इसका मॉलिकुलर मास निकाल लूँ, इसका मॉलिकुलर मास निकाल लूँ तो क्या आएगा, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे निकालते हैं। हमने क्या करना है, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका हम मास निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, और यहाँ कितने एटम है हाइड्रोजन के 2, तो 2 × 1 क्या हो गया 2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, एक एटम का मास होता है 16, ये हो गया 18 U। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 U। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 ग्राम, बस U को चेंज करके ग्राम में कर दिया। ठीक है, बट 18 U का मतलब है H2O का एक मॉलिक्यूल का मास। ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, और 18 ग्राम का क्या मतलब है, फिर से वही बात, मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो 18 ग्राम और 18U सेम नहीं है। 18U एक मॉलिक्यूल का मास है, जबकि 18 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स का मास है, ये क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की, तो इसमें जो हर एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम एटम्स की बात करेंगे। जब हम ग्राम मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो उसमें मोलिकुल किस में पाए जाते हैं, कंपाउंड में पाए जाते हैं, है ना, हमने कंपाउंड पढ़ा है ना, तो इसमें है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जब हम ग्राम एटॉमिक मास की एक एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट के केस में हम एटम्स लेते हैं, मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे उसमें। ठीक है, और ग्राम मॉलिकुलर मास में उसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, चलिए, ये था ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। यू को आपने क्या कर दिया, जी में कन्वर्ट कर दिया, तो वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास होता है। चलिए, अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो मोल कॉन्सेप्ट है, जो मोल है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन mass of substance and number of particles of substance। ठीक है, जो मोल होता है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिलता है, किसी भी सब्सटेंस के मास और उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में हमें क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है। ठीक है, मोल हमें क्या देता है, रिलेशन देता है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में किसी सब्सटेंस के। ठीक है, एक बात और समझनी है आपको, जो सब्सटेंस है, यहाँ सब्सटेंस जो हम बात कर रहे हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, यहाँ सब्सटेंस कौन है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। यहाँ हमारा जो सब्सटेंस होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की हम यहाँ बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी आगे हमारे पास टाइप्स थे, वो कौन से थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते थे? जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते थे। मतलब कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो इसमें हैं एलिमेंट्स में, वो क्या थे आपके पास? एटम्स। क्या थे? एटम्स। और जबकि कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जिससे कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड किससे बनते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तब आपके पास क्या आता है? कंपाउंड आता है। और जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास जो सबसे छोटा पार्टिकल बनेगा कंपाउंड का, वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। हमने मोल कंसेप्ट में क्या बात करी कि मोल कंसेप्ट हमें क्या देता है? रिलेशन देता है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोल क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मोल की क्या डेफिनेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद हम उसका मोल का रिलेशन हम देखेंगे, मोल का रिलेशन देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। और फिर हम मोल का रिलेशन देखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस के साथ, ठीक है। और अगर मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ आ गया और मोल का रिलेशन फिर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ आ गया, तो इन दोनों का आपस में भी रिलेशन आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन भी फिर आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले मोल की डेफिनेशन से। तो a mole is defined as quantity that contains exactly 6.022 into 10 raised to power 23 elementary entities. मोल क्या होता है? ये डेफिनेशन है। A mole is defined as the quantity that contains exactly 6.022 into 10 raised to power 23 elementary entities. मोल कुछ नहीं है, मोल बस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें इतने पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। मोल एक तरह की क्वांटिटी है जिसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पार्टिकल्स कौन है? यहाँ पार्टिकल्स को मैंने यहाँ क्या कहा गया है? एलिमेंट्री एंटिटीज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कह लो, जहाँ एलिमेंट्री एंटिटीज कह लो। तो यहाँ पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर आयंस, ठीक है। तो मोल एक तरह की क्वांटिटी है जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10 raised to power 23, और इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। वेयर 6.022 into 10 raised to power 23 क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक तरह की क्वांटिटी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास 12 एग्स हैं, 12 एग्स हैं, ठीक है। 12 एग्स को आप क्या कह सकते हो? 1 डोजन एग्स कह सकते हो ना, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर ऐसे है कोई चीज़ दो में है, जैसे कि आप कह सकते हो पेन, 2 पेन है, 2 पेन्स, इसको कह सकते हो पेयर ऑफ पेन, पेयर कह सकते हो ना। जब हम 2 को क्या कह सकते हैं? पेयर कह सकते हैं। 12 को हम क्या कह सकते हैं? डोजन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 6.022 into 10 raised to power 23 को हम क्या कह सकते हैं? मोल कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मोल होता है। तो मोल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल एटम्स की, यहाँ समझाता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ 1 मोल एटम्स की, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल एटम्स का क्या मतलब है? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 मोल एग्स की बात करता हूँ, 1 मोल एग्स की, अंडों की, तो इसका मतलब क्या है? 6.022 into 10 raised to power 23 एग्स, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब ये होता है ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड पार्टिकल्स। क्या रिलेशन है कि 1 मोल क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स के इक्वल, ठीक है। 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनिए,
अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में आपके पास क्या होते हैं? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने अभी बताया एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स जैसे कि मैंने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एक हम ले लेते हैं और सोडियम। ठीक है, ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिए। तो इन एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो किससे बना होगा? एटम से बना होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? ठीक है, तो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैंने कहा ना 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्स के केस में पार्टिकल्स कौन है? एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन जो होगा उसमें उसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? इतने होंगे। ठीक है, इतने एटम्स। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? इतने ही एटम्स होंगे। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? इतने ही एटम्स होंगे। मतलब कि 1 मोल अगर किसी भी आपके एलिमेंट का कहा जाए आपको, तो उसमें 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? इतने ही एटम्स होंगे। ठीक है, ये बात होगी एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स मतलब जैसे कि वाटर, H2O। ठीक है, इसी तरह कोई कंपाउंड मान लेते हैं CaCO3। ठीक है, या हम कोई कंपाउंड मान लेते हैं, और कौन सा कंपाउंड होता है? NH3 मान लो, कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं हमारे पास कुछ। तो इन कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो भी क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चाहे आपको एटम्स पूछे गए हों, चाहे आपको मॉलिक्यूल्स पूछे गए हों, और चाहे आपको आयन्स पूछे गए हों, ठीक है, किसमें? 1 मोल में, तो वो हमेशा कितने रहते हैं? इतने रहते हैं। ठीक है, तो फाइनल लाइन में दोबारा लिख देता हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस आपका क्या हो सकता है? सब्सटेंस क्या हो सकता है? कंपाउंड हो सकता है और एलिमेंट हो सकता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? एटम हो सकते हैं। ठीक है, आयन्स हो सकते हैं। मतलब सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ही आपके पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के केस में आपके पास क्या आएंगे? पार्टिकल्स क्या बन जाएंगे? एटम्स बन जाएंगे। अगर कंपाउंड है तो उस केस में क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे आपके पार्टिकल्स। ठीक है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में आपके पास आयन्स बन जाएंगे। ऐसे। तो अभी तक आपको क्या नोट करना है? एक नोट करना है आपको ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है, ये डेफिनेशन यहाँ ये भी ऐड कर लेना बीच में, इस डेफिनेशन के बीच में, कि पार्टिकल जो हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन आपको नोट करनी है। उसके अलावा आपको क्या नोट करना है? ये चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल में। ठीक है, ये क्या था ऊपर? रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एंड मोल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मास। ये तो ऊपर था। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल। बहुत आसान है। मास भी अब हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है एलिमेंट का मास, ठीक है, जिसको हम क्या बात करते हैं? एलिमेंट के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक है, ये 2-4 एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास वो होगा 1U।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपका क्या होता है 14U, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23U होता है। ये था आपका एटॉमिक मास। मैंने अभी आपको ग्राम एटॉमिक मास भी पढ़ाया। ग्राम एटॉमिक मास अगर मैं निकालना चाहूँ इनके, ग्राम एटॉमिक मास वो क्या होंगे, मैंने क्या कहा था, यू को बस क्या कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और सोडियम का 23 ग्राम, ठीक है। ये मास आ गए ग्राम एटॉमिक मास। जो ये ग्राम एटॉमिक मास होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास वो सब किसके इक्वल होते हैं, हमेशा 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 मोल में, हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना मास है, तो आप क्या कहोगे 1 ग्राम है, ठीक है। 1 मोल में कितना मास होता है हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना मास होता है 1 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना मास होता है 16 ग्राम, नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना मास होता है 14 ग्राम, सोडियम के 1 मोल में कितना मास होता है 23 ग्राम, ठीक है। इसी तरह हर एलिमेंट के मोल में कितना मास होता है जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। ये आपको यू वाले नहीं देखना है क्योंकि ये एक एटम का मास होता है। ये क्या होता है, एक एटम का मास। और ये मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास में बताया था, ये कितने एटम्स का मास होता है 6.02 2 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो इसी तरह अगर मैं एलिमेंट्स की जगह अगर क्या लूँ, कंपाउंड्स लूँ, क्या लूँ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स में क्या कौन होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स में कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कंपाउंड्स में हम फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमारा जो मास आएगा वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट्स में कौन होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक मास निकाला। कंपाउंड्स में कौन होते हैं, मॉलिक्यूलर मास होते हैं, तो उनका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो कंपाउंड जैसे वाटर हो गया, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम CO2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम NH3, मतलब एक कंपाउंड ले लेते हैं ये। तो ये कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास क्या होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकाल लो तो क्या होगा, हर एक एटम का मास निकाल दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है, मतलब 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम का मास 16, तो क्या गया 18 आ गया, ठीक है। 18 यू होता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 44U, ठीक है। NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, मतलब कि अमोनिया का, वो होता है 17U, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी बताया क्या है, बहुत आसान है, U को G में कर दो, 18G 44G और 17G, तो ये आपके क्या हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेज है। तो ये मॉलिक्यूल्स के ग्राम मॉलिक्यूलर मासेज हैं, ठीक है। तो जो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मासेज होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के केस में, ये भी सब 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 मोल वाटर की बात करता हूँ तो उसमें कितने, उसका मास कितना होगा, 1 मोल वाटर का कितना मास होगा 18 ग्राम। 1 मोल CO2 का कितना मास होगा 44 ग्राम। NH3 मतलब कि 1 मोल NH3 का कितना मास होगा 70 ग्राम। यू की बात नहीं हो रही, ग्राम में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मास और मोल के बीच में भी एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया हमारे पास कि जो 1 मोल होता है, ठीक है, वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। या आप कह लो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मोल। जैसे कि अब मैंने फिर से बता रहा हूँ, सब्सटेंस क्या हो सकता है आपका, एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 मोल किसके इक्वल है, ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट या फिर जो भी आपके पास कंपाउंड है उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ये आपका रिलेशन आ गया मास और किसके बीच में, मोल के बीच में, ठीक है। तो अगर मास और मोल के बीच में ये रिलेशन है, मोल और पार्टिकल्स के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब
जो आपके पास जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक है, इतने पार्टिकल्स के, क्योंकि 1 मोल इसके इक्वल है, 1 मोल इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ये पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया ये इज इक्वल टू ये। और ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास के अंदर, कि ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास में। ठीक है, और ग्राम मोलिकुलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और 1 मोल में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समरी क्या है? तो हमारी समरी क्या निकल के आती है जो आपको याद रखनी है? समरी ये निकल के आती है कि 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, और 1 मोल का मतलब एक और क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर बात हो रही हो गैसेस की, ठीक है, एक रिलेशन आपका ना होता है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल। मोल और वॉल्यूम के बीच में भी आपका एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? जो 1 मोल होता है ना, वो 2.4 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम के इक्वल क्या होगा? 1 मोल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास कोई गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में कितना वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम होगा। पर ये कंडीशन तभी है अगर इस गैस का जो टेम्परेचर है, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? इस गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 273.5 केल्विन। ठीक है, और जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। कहीं कहीं इसको 1 बार भी लेते हैं, 1 बार। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है इसको हम क्या कहते हैं? STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर के इक्वल होता है एट STP, एट STP। ठीक है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब कि जब टेम्परेचर और प्रेशर ये होगा उस केस में 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आती है मोलर मास की, जो हम कर चुके हैं। मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। सिंपल सी बात है, 1 मोल का जो मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, तो क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। कि 1 मोल में कितना मास होगा? 1 मोल में जो मास होगा ना, 1 मोल में जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। ठीक है, तो 1 मोल में जो मास होता है वो कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास ही होता है, या ग्राम मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास और जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है वही मास 1 मोल में होता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, तो यही क्या होगा? मोलर मास होगा किसका? ऑफ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम। और अगर हम स्पेसिफिकली मोलर मास क्या क्या बुला रहे हैं ना उसको, तो उस केस में जो यूनिट्स हो जाती हैं वो ग्राम पर मोल हो जाती हैं। तो मोलर मास के लिए हम यूनिट्स क्या यूज़ करते हैं? ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा? मोलर
मास होगा। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब ना मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके पास, 3, ठीक है। कुछ हम अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की, ठीक है, जो आपके मोल कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उनमें वो जो फॉर्मूलाज है वो काम आएंगे मोल कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, तीनों में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और हर एक फॉर्मूला के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल कंसेप्ट के आपके पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जब आपके पास मास हो, ठीक है। अगर आपको मास गिवन है ना कि इतने मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, इतने मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ मोल्स का इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास या इसको आप लिख दो मोलर मास, मोलर मास मतलब कि एक मोल में कितना मास होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 36 ग्राम वाटर में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये पूछा गया कि 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं, मतलब गिवन मास आपको कितना है, 36 ग्राम, 36 ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि 36 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, जहाँ आप कह सकते हो कि कितने मोल्स में 36 ग्राम होता है, ठीक है, कितने मोल्स में 36 ग्राम होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें गिवन मास गिवन है, हाँ ठीक है। मोलर मास अगर हम निकाल लें, मोलर मास आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्या होता है मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होता है, या ग्राम एटॉमिक मास ही होता है ना, ग्राम मोलर मास होता है या फिर ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, आपको क्या गिवन है, वाटर गिवन है H2O, ठीक है। तो आपको मोलिकुलर मास तो निकालना आता ही ना, ये मोलिक्यूल है ना, तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, मतलब कि इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन के एक एटम का, 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18, ठीक है। और 18 हम यू में नहीं लेंगे, ग्राम में लेंगे, क्योंकि हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो उस केस में हम यूनिट क्या लगाते हैं, ग्राम निकालते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास क्या आ गया, मोलर मास, मोलर मास, तो मोलर मास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है ना। तो गिवन मास कितना है 36 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो ये आ जाएगा 18, 1 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। तो मतलब, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बताना भूल गया कि जो मोल की यूनिट होती है ना, मोल्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, MOL, मोल की यूनिट क्या होती है, MOL, ठीक है, ये होते हैं मोल की यूनिट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। ये तब था जब आपको मास गिवन था, ठीक है। अगर मास की बात कर रहे हो तब कैसे मोल्स निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जब आपके पास क्या हो, पार्टिकल्स हो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है, तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किससे इक्वल होता है, क्या होगा उस केस में, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, क्या, एवोगैड्रोस नंबर, ये याद रखना है। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Na से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इतने मोल्स ऑफ CO2, सॉरी यहाँ मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन
इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। आपको यहाँ पे पार्टिकल्स क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स जो हैं आपको गिवन है CO2 के, ठीक है, जहाँ कह सकते हो इतने मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है CO2 के। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 3.011 इंटू 10⁻23 आपको ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और हमें क्या चाहिए, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आसान है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर मतलब Na, ठीक है। यहाँ मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा, ठीक है। और ये कटिंग कुटिंग सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मोल, ई नहीं आएगा पीछे, MOL, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, ठीक है, 0.5 मोल। तो कितना आसान था। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसमें, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ एटम्स भी हो सकता था। अगर यहाँ मैं कोई एलिमेंट लेता, यहाँ मॉलिक्यूल ले रखा है ना, मैं कंपाउंड ले रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ एलिमेंट लेता मैं कोई, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेता, तो उस केस में यहाँ पार्टिकल आते हैं, यहाँ सॉरी एटम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखते हैं, वो क्या है। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जब आपको वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V/22.4, ये आपके पास फॉर्मूला है, याद रखना ये। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है आपको जब आपके पास STP कंडीशन हो, ठीक है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो, टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। हम फिक्स क्यों करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को, इसलिए करते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा ना, तो आपके पास जो रिजल्ट है किसी केमिकल रिएक्शन का वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम ज़्यादातर STP पे करते हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे करते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आए, सेम आए हर जगह, ठीक है। तो आपको पता है टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है इसमें, 273 केल्विन, और प्रेशर की कंडीशन क्या है, 1 एटमॉस्फेयर, या कहीं कहीं 1 बार भी लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो इस गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वी क्या है, वॉल्यूम, कौन सा, गिवन वॉल्यूम, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। क्या क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि 1.2 लीटर ये गैस है, ठीक है, लीटर। यहाँ याद रखना है कि यहाँ 22.4 के लीटर है, जो नीचे गिवन है ना, ये लीटर में गिवन है। तो आपका जो अगर वॉल्यूम लीटर में है तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर वॉल्यूम की यूनिट चेंज होगी तो नीचे वाले को भी अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए, या फिर ऊपर जो गिवन वॉल्यूम है उसको आपको लीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में लीटर में गिवन है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन में, इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। और कंडीशन यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया कि STP पे है, STP पे। तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर ये STP पे ही आएगा सीधा, ठीक है, कि STP पे आपको बताना है कि 1.2 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 1.2 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं हमें दोबारा। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को हम N से लिखते हैं, N से, ठीक है। तो N किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 1.2, ठीक है, अपॉन, और ये नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 22.4। इसको सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपके पास आएगा 0.5 ही आएगा ये, ठीक है, 0.5 मोल। तो नंबर क्या, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के आगे
0.5 मोल। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। ये हमें रिलेशन देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के बीच में, ठीक है। और हमें कुछ इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेज भी याद करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं 3, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे आपके। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है।